ये वीडियो सरफेस केमिस्ट्री की क्विक रिवीजन वीडियो है और इस वीडियो के बाद आपको एनसीईआरटी जरूर पढ़नी है, ठीक है। और रही बात कंफ्यूजन की, तो इस वीडियो के बाद आपको इस चैप्टर में कोई भी कंफ्यूजन नहीं होगी, ठीक है। स्टार्ट करते हैं। एडसॉर्प्शन वर्सेस अब्जॉर्प्शन। देखो इसको एक एग्जांपल से समझो। ये एक रबर है, मैंने इस रबर को पानी में डाल दिया, तो अगर वो पानी सिर्फ इसके सरफेस पे रहा, मतलब इसके अंदर नहीं घुसा, तो उसको बोलेंगे एडसॉर्प्शन। और दूसरा केस है कि पानी पूरा इसके अंदर घुस जाए, अंदर चला जाए, तो उसको बोल देंगे अब्जॉर्प्शन, है ना। बिल्कुल थ्रू आउट यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड हो गया पानी और सिर्फ सरफेस पे रहा तो एडसॉर्प्शन। इतनी बातें क्लियर हैं, ठीक है। अब एक टर्म आती है सॉर्प्शन। ये क्या होता है? देखो, बोथ एडसॉर्प्शन एंड अब्जॉर्प्शन टेक प्लेस साइमल्टेनियसली, मतलब एडसॉर्प्शन एंड अब्जॉर्प्शन दोनों जब साथ में हो उसको बोल देंगे सॉर्प्शन, ठीक है। देखो, अब्जॉर्प्शन के बारे में हमें इस चैप्टर में इतना पढ़ना नहीं है, हमें पढ़ना है किसके बारे में? एडसॉर्प्शन के बारे में। अब इसमें देखो दो टर्म आती है, एडसॉर्बेट एंड एडसॉर्बेंट, ठीक है। देखो इसको ऐसे याद करो, ऐसे याद करो। मैंने क्या एग्जांपल बताया था कि रबर पे हमने पानी डाल दिया। अब जो ये रबर है यहां पे, वो तो हो जाएगी एडसॉर्बेंट, और जो पानी इसके ऊपर डाला था, जो इसके ऊपर एडसॉर्ब होना था, वो हो जाएगा, पानी हो जाएगा एडसॉर्बेट, ठीक है। क्लियर बात है। अब देखो एक ये बहुत इंपॉर्टेंट आता है, इस पे बहुत क्वेश्चन बनते हैं कि एडसॉर्प्शन के लिए डेल्टा एच कैसा? नेगेटिव। और डेल्टा एस किसके लिए? गैस के लिए जो एडसॉर्ब हुई है उसके लिए ये नेगेटिव, और डेल्टा जी भी होगा नेगेटिव। इस पे बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं। अब एडसॉर्प्शन के अगर टाइप्स की बात करें तो एडसॉर्प्शन दो टाइप का, फिजिकल एंड केमिकल। अब इनको याद करने की मैं सिंपल सी ट्रिक बताता हूं। देखो, जो ये केमिकल है, केमिसॉर्प्शन है, इसको क्या करो? रेस में जितवा दो, और जो ये फिजिसॉर्प्शन है इसको रेस में हरवा दो। अब देखो, अगर स्पेसिफिक की बात करें तो इसमें प्रेजेंट, मैंने क्या बोला था? इसको जितवा दो, मतलब इसमें प्रेजेंट, इसमें अब्सेंट, ठीक है। अगर ये बात करें रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल की, ये वापस आ जाएगा पर ये वापस नहीं आएगा, क्योंकि ये रेस में आगे निकल चुका है, इसलिए ये वापस नहीं आ सकता, ठीक है। नेक्स्ट एंथैल्पी की बात करें तो एंथैल्पी इसमें लो, इसमें हाई। फिर से हमने एंथैल्पी के केस में इसको जितवा दिया, ठीक है, हाई, ठीक है। टेंपरेचर की बात करें तो फिर से इसको हमने क्या करना है? इसको जितवा देना है, मतलब इसका हाई टेंपरेचर। एक्टिवेशन एनर्जी की बात करें तो फिर से हमने क्या करना है? इसको रेस में जितवा देना है, मतलब इसकी हाई एक्टिवेशन एनर्जी, ठीक है। नेक्स्ट बॉन्डिंग की बात करें तो इसमें फिर से इसको जितवा दो, मतलब इसमें स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होंगे, केमिकल बॉन्ड होंगे, और इसमें क्या होंगे? वीक बॉन्ड, वंडरवॉल फोर्सेस होंगे, ठीक है। क्लियर बात है। अब हम देखने वाले हैं इफेक्ट ऑफ टेंपरेचर ऑन एडसॉर्प्शन, ठीक है। तो इफेक्ट ऑफ टेंपरेचर जब देखेंगे तो प्रेशर को रखेंगे कांस्टेंट। तो इफेक्ट ऑफ टेंपरेचर पहले देखेंगे फिजिकल एडसॉर्प्शन पे और फिर केमिकल एडसॉर्प्शन पे। देखो, ये x/m जो है ये सिंपली क्या है? एडसॉर्प्शन है ना। और ये T क्या है? ये है टेंपरेचर। तो साफ साफ ग्राफ से पता लग रहा है कि जैसे जैसे टेंपरेचर इंक्रीज हो रहा है वैसे वैसे फिजिकल एडसॉर्प्शन डिक्रीज हो रहा है ना। तो फिजिकल एडसॉर्प्शन के बारे में हम क्या बोल देंगे? डिक्रीज विद टेंपरेचर। और केमिकल की बात करें तो ये देखो, फर्स्ट इंक्रीज देन डिक्रीज, ठीक है। ये क्या हो रहा है? डिक्रीज हो रहा है। और ये क्या? फर्स्ट इंक्रीज, ये इंक्रीज देन डिक्रीज। तो ये तो था इफेक्ट ऑफ टेंपरेचर, ठीक है। अब इफेक्ट ऑफ जब प्रेशर, इफेक्ट ऑफ प्रेशर जब हम देखते हैं तो हमने क्या करना है? टेंपरेचर को कांस्टेंट रखना है। टेंपरेचर कांस्टेंट जब होता है, जब क्या होता है? आइसोथर्म। आइसो मतलब सेम, थर्म मतलब टेंपरेचर, ठीक है। तो इसमें बहुत फेमस ये आती है फ्रेंडुलिक, जो भी आप बोलते हो इसको नाम से, अंग्रेजी में मेरे को इतना नहीं पता। तो ये वाली एडसॉर्प्शन की आइसोथर्म आती है। अब इसमें इंपॉर्टेंट क्या ध्यान रखना है? देखो इसमें क्या है? देखो, प्रेशर का इफेक्ट देखना है एडसॉर्प्शन पे। ये क्या है? x/m एडसॉर्प्शन है, और हम इफेक्ट देख रहे हैं प्रेशर का। तो कुछ ऐसा सा ग्राफ है। अब इस ग्राफ को हमने तीन पार्ट में डिवाइड कर लिया। एक तो ये बिल्कुल जो स्ट्रेट लाइन जा रहा है, एक ये जो थोड़ा सा कर्व्ड है, और एक ये बिल्कुल जो कांस्टेंट हो गया। मतलब क्या कहना चाहता है कि इस पॉइंट तक जो एडसॉर्प्शन है वो प्रेशर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है ए पार्ट में। और बी पार्ट में क्या हुआ? जो ये है प्रेशर के बिल्कुल डायरेक्टली नहीं है, मतलब कोई पावर के प्रोपोर्शनल है इस पार्ट में, कर्व्ड पार्ट में। और यहां पे क्या हुआ? एडसॉर्प्शन बिल्कुल कांस्टेंट हो गया, मतलब प्रेशर का कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा, मतलब प्रेशर पे ये डिपेंड ही नहीं कर रहा, प्रेशर की पावर 0। ये है अपना सी पार्ट।
कोलॉइड्स पढ़ते हुए हम सबसे पहले करेंगे ट्रू सॉल्यूशन, कोलॉइडल सॉल्यूशन और सस्पेंशन के बीच का डिफरेंस। ठीक है, देखो अगर पार्टिकल साइज की बात करें तो ट्रू सॉल्यूशन में पार्टिकल साइज लेस देन 1 नैनोमीटर और कोलॉइडल सॉल्यूशन में 1 to 1000 नैनोमीटर और सस्पेंशन में मोर देन 1000 नैनोमीटर। ठीक है, अब बात करें, देखो ट्रू सॉल्यूशन कैसे, होमोजीनस, कोलॉइडल सॉल्यूशन हेट्रोजीनस और सस्पेंशन भी हेट्रोजीनस। ठीक है, और अगर पार्टिकल्स के सेटलिंग की बात करें तो ट्रू सॉल्यूशन में पार्टिकल सेटल नहीं होते और कोलॉइडल सॉल्यूशन में वैसे नॉर्मली सेटल नहीं होते पर सेंट्रीफ्यूगेशन पे सेटल हो जाते हैं और सस्पेंशन में बात करें तो सेटल हो जाते हैं। ठीक है, और ये टीएनबी क्या है, टिंडल इफेक्ट एंड ब्राउनियन मूवमेंट। तो टिंडल इफेक्ट एंड ब्राउनियन मूवमेंट ट्रू सॉल्यूशन में अब्सेंट है, कोलॉइडल सॉल्यूशन में प्रेजेंट है और सस्पेंशन में प्रेजेंट हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती। देखो थोड़ा आइडिया लेने के लिए इसको ऐसे याद रखा करो, है ना, थोड़ा सा आइडिया लग जाएगा। ये है बिल्कुल वाटर, ये ट्रू सॉल्यूशन है वाटर, कोलॉइडल सॉल्यूशन है मिल्क, है ना, थोड़ा उससे विस्कस हो गया और सस्पेंशन क्या है, शहद, हनी। ठीक है, इसको थोड़ा ऐसे याद रखा करो। अब इसके बाद आप देखो कोलॉइडल सॉल्यूशन, कोलॉइडल सॉल्यूशन में दो फेज होते हैं, एक तो डिस्पर्स्ड फेज, एक डिस्पर्जन मीडियम। ठीक है, देखो डिस्पर्जन मीडियम भी फेज ही होता है। ठीक है, कोलॉइडल सॉल्यूशन में दो फेज होते हैं, डिस्पर्स्ड फेज एंड डिस्पर्जन मीडियम। ठीक है, अब ये फेज और मीडियम ये क्या होते हैं, इनको थोड़ा ऐसे समझो, या तो आप सोल्यूट और सोलवेंट का एग्जांपल लेके समझ लो कि ये एक तरीके से सोल्यूट है और ये है सोलवेंट, या इसका बेस्ट एग्जांपल ये देख लो, इससे आपको आइडिया लग जाएगा। देखो अगर हम वाटर में मेटल के पार्टिकल्स को मिला देते हैं तो जो मेटल के पार्टिकल्स हैं वो हुए डिस्पर्स्ड फेज और वो कैसे मीडियम में घुले हैं, वाटर के मीडियम में, तो डिस्पर्जन मीडियम क्या हो जाएगा, वाटर। तो क्लियर है। ठीक है, अब देखो कोलॉइडल सॉल्यूशन की डिवीजन आती है नेक्स्ट, कि कोलॉइडल सॉल्यूशन को 3 बेसिस पे डिवाइड किया गया है। फर्स्ट बेसिस क्या है, कोलॉइडल सॉल्यूशन ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल स्टेट ऑफ डिस्पर्स्ड फेज एंड डिस्पर्जन मीडियम, ये होता है 8 टाइप का। ठीक है, सेकंड है कोलॉइडल सॉल्यूशन ऑन द बेसिस ऑफ इंटरेक्शन बिटवीन डिस्पर्स्ड फेज एंड डिस्पर्जन मीडियम, ये होता है 2 टाइप का, लायोफिलिक कॉलॉइड्स एंड लायोफोबिक कॉलॉइड्स। ठीक है, अब थर्ड है कोलॉइडल सॉल्यूशन ऑन द बेसिस ऑफ टाइप्स ऑफ डिस्पर्स्ड फेज पार्टिकल। ठीक है, ये है 3 टाइप का, मल्टी मॉलिक्यूलर, मैक्रोमोलिक्यूलर एंड एसोसिएटेड कोलॉइड। अब इनको बारी बारी से करेंगे, सबसे पहले ये वाले करेंगे, फिर ये वाले करेंगे, फिर ये वाले करेंगे। तो सबसे पहले हम ये करने वाले हैं। अब देखो ये है हमारे पास 8 टाइप के कोलॉइड। ठीक है, ये है डिस्पर्स्ड फेज, ये है डिस्पर्जन मीडियम और ये है कोलॉइड्स। अब इनको याद कैसे करना है, देखो सबसे पहले देखो, अगर डिस्पर्जन मीडियम आपको गैस मिले, डिस्पर्जन मीडियम आपको गैस मिले तो आंसर जाएगा एरोजोल। तो 2 एरोजोल वाले मैं यहां से काट देता हूं, ये ऑटोमेटिक अपने को याद हो गए। ठीक है, अब देखो लिक्विड प्लस लिक्विड क्या होता है, इमल्जन। ये इंपॉर्टेंट या नॉर्मल सी कॉमन सेंस की बात है, इंपॉर्टेंट भी है, इमल्शन अलग से टॉपिक है ना। वाटर में ऑयल मिला दो या ऑयल में वाटर, लिक्विड, लिक्विड क्या होता है, इमल्जन होता है, ये भी अपना कट गया। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट, देखो इसको कैसे याद करें, देखो SOL, SOL सोल, ये भी अपने को याद हो गया। ठीक है, अब ये है फोम है। देखो आपने घर में झाग देखे, झाग, तो झाग में क्या होता है, लिक्विड में क्या होता है, गैस होता है, लिक्विड में गैस होती है झाग, तो ये भी फोम अपने को याद हो गया। ठीक है, अब जो बच गए, देखो अब जो 3 बच गए उनमें एक चीज कॉमन है कि डिस्पर्जन मीडियम तीनों में क्या है, सॉलिड है। ठीक है, तो इसको तो कैसे याद रखना है, जेल वाले को लिक्विड सॉलिड गैस, G फॉर गैस, G फॉर जेल, लिक्विड सॉलिड गैस, तो ये भी याद हो गया। ठीक है, अब देखो बचे हुए कैसे याद करें, कि जिसमें भी डिस्पर्जन मीडियम सॉलिड आया उसका आंसर कर दो सॉलिड सोल, तो ये अपने को थोड़ा आइडिया लगा के याद हो सकते हैं। ठीक है, तो अब देखो हमने ये 8 टाइप के कर लिए, अब हम चलते हैं लायोफिलिक एंड लायोफोबिक पे। ठीक है, देखो लायोफिलिक क्या होता है, लायोफिलिक मतलब लिक्विड लविंग, लायोफोबिक, फोबिक मतलब फोबिया, फोबिया मतलब डर, मतलब हेटिंग, ये लिक्विड लविंग, ये
लिक्विड हेटिंग। अब देखो ये प्यार फैलाएगा और ये हेट मतलब नफरत फैलाएगा। तो अच्छी चीजों में ये जीत जाएगा और बुरी चीजों में ये जीत जाएगा। इतनी सी बात अगर आपको याद है तो ये आपका कंप्लीट हो गया। अब देखो प्रिपरेशन की बात करें तो प्रिपरेशन अच्छी चीज है, तो लायोफिलिक इजीली प्रिपेयर्ड हो जाता है और लायोफोबिक नहीं होता, तो ये जीत गया इसमें। स्टेबिलिटी की बात करें तो स्टेबिलिटी भी अच्छी बात है, उसमें भी लायोफिलिक जीत जाएगा मतलब मोर स्टेबल, और ये है लेस स्टेबल मतलब अनस्टेबल है। रिवर्सिबिलिटी की बात करें तो ये भी अच्छी चीज है, तो इसमें भी लायोफिलिक जीत जाएगा और ये लायोफोबिक हो जाएगा इरिवर्सिबल मतलब रिवर्सिबल नहीं है, तो इसमें भी ये जीत गया। विस्कोसिटी की बात करें, गाढ़ापन, विस्कोसिटी भी अच्छी चीज है, तो इसमें भी लायोफिलिक जीत जाएगा मतलब लायोफिलिक में विस्कोसिटी इज हायर देन सॉल्वेंट, और इसमें क्या होती है सॉल्वेंट के बराबर, तो इसमें भी ये जीत गया। अब दो चीजें बची जो बुरी हैं, ये थी सारी अच्छी चीजें, दो चीजें बची जो बुरी हैं। देखो एक तो टेंशन, सरफेस टेंशन, टेंशन जहां वर्ड आ गया मतलब वो बुरी चीज है। स्कैटरिंग मतलब बिखर जाना, तो बिखरना भी एक तरीके से बुरी चीज है, तो इसमें लो किसमें होगी, कम होगी लायोफिलिक में, क्योंकि बुरी चीजों में ये हार जाएगा, बुरी चीजों में ये जीतेगा, ये जीतेगा, तो इसमें ये दो चीजें हाई हो जाएंगी। तो इस तरीके से कॉमन आइडिया लगा सकते हैं, ठीक है। अब देखो अब हम करने वाले हैं ये मल्टीमोलिक्यूलर, मैक्रोमोलिक्यूलर एंड एसोसिएटेड कोलोइड, ठीक है। सबसे पहले है मल्टीमोलिक्यूलर, देखो नाम से ही पता लग रहा है मल्टी मतलब बहुत सारे, मोलिक्यूलर मतलब मोलिक्यूल्स, तो बहुत सारे पार्टिकल, छोटे छोटे पार्टिकल्स मिलके एक पार्टिकल बना देंगे और ये पार्टिकल कोलोइडल रेंज का होगा, तो कोलोइड की फॉर्मेशन हो जाएगी। इतनी सी सिंपल सी बात है। नेक्स्ट है मैक्रोमोलिक्यूलर, इसके बारे में एनसीईआरटी में ऐसे ही लिखा हुआ है कि मैक्रोमोलिक्यूल्स इन सुटेबल सॉल्वेंट फॉर्म सॉल्यूशन, इन दैट सॉल्यूशन साइज ऑफ मैक्रोमोलिक्यूल्स इज इन कोलोइडल रेंज। क्लियर बात है। सबसे लास्ट और सबसे इंपॉर्टेंट है एसोसिएटेड कोलोइड्स, ठीक है। देखो कुछ सब्सटेंस होते हैं, कुछ ऐसे सब्सटेंस होते हैं जो लो कंसंट्रेशन पे स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट की तरह बिहेव करते हैं, बट यही सब्सटेंस जब हाई कंसंट्रेशन पे हो तो ये कोलोइड सॉल्यूशन बना देते हैं, कोलोइड की तरह बिहेव करते हैं, और इन कोलोइड्स को क्या बोलते हैं, मिशेल्स बोलते हैं। अब देखो यहां पे बहुत इंपॉर्टेंट दो चीजें आती हैं। ये जो मिशेल्स की फॉर्मेशन हुई ये एक पर्टिकुलर टेंपरेचर के ऊपर होती है और उस टेंपरेचर को बोलते हैं क्राफ्ट टेंपरेचर। अब दूसरी लाइन, ये जो मिशेल्स की फॉर्मेशन हुई ये एक पर्टिकुलर कंसंट्रेशन के ऊपर होती है, तो उस कंसंट्रेशन को बोलते हैं क्रिटिकल मिशेल कंसंट्रेशन। क्लियर बात है। अब देखो अब हम करने वाले हैं प्रिपरेशन ऑफ कोलोइड्स, कि कोलोइड्स को कैसे प्रिपेयर किया जाता है, ठीक है। देखो मैं टू द पॉइंट जो आपकी कंफ्यूजन है वो सारी रिमूव कर दूंगा। तो सबसे पहले है केमिकल मेथड, इसमें यही याद रखना कि केमिकल रिएक्शन जैसे डबल डिकम्पोजिशन, ऑक्सीडेशन, रिडक्शन, इनकी हेल्प से हम कोलोइड्स को बना लेते हैं। और दूसरा मेथड है ब्रैडिक्स आर्क मेथड। देखो इसको ऐसे याद रखना, देखो गोल्ड, सिल्वर, प्लेटिनम इनकी रोड होती है। आपने घरों में देखा होगा ना, जिस रोड से हम पानी गर्म करते हैं, बाल्टी में जो रोड पानी गर्म करने वाली होती है, एक तरह से ऐसे समझो कि वो रोड जो है वो गोल्ड, सिल्वर या प्लेटिनम की बनी हुई है। अब क्या होगा, वो पानी में डली हुई है, अब क्या होगा, धीरे धीरे वो गर्म होगी, गर्म होगी, गर्म होगी, तो क्या होगा, उनके जैसे ये इन मेटल की वो बनी थी, तो ये मेटल की रोड जब गर्म होगी तो उनके छोटे छोटे पार्टिकल जो है वो पानी में आ जाएंगे, और पानी में आएंगे तो वो कोलोइड की फॉर्मेशन कर देंगे। इसको ऐसे समझा जा सकता है इजी तरीके से, ठीक है। नेक्स्ट है पेप्टाइजेशन। देखो इसमें एनसीईआरटी की लाइन में आप कंफ्यूज बहुत होते होगे, पर इसको सिंपल तरीके से समझो। देखो यहां पे दो चीजों में आपको कंफ्यूज किया जाता है, एक है प्रेसिपिटेट, एक है इलेक्ट्रोलाइट्स। प्रेसिपिटेट को रिप्लेस कर दो पत्थर से, ठीक है। देखो मैंने पत्थर में, देखो मैंने पानी में पत्थर डाले, प्रेसिपिटेट डाले मैंने पानी में, है ना, मैंने पानी में पत्थर डाले यानी मैंने पानी में प्रेसिपिटेट डाले, पर वो क्या है, वो कोलोइड की फॉर्मेशन नॉर्मली नहीं कर रहे, मतलब वो पिघल नहीं रहे। अब क्या होगा, मैंने क्या किया, उनको पिघलाने के लिए यानी कोलोइड बनाने के लिए मैंने उस पानी में थोड़ा सा इलेक्ट्रोलाइट डाल दिया। अब ये इलेक्ट्रोलाइट, ये समझने के लिए बता रहा हूं, ये इलेक्ट्रोलाइट क्या करेंगे, उन पत्थरों में कुछ ऐसा चेंज ला देंगे कि वो पत्थर कोलोइड की फॉर्मेशन कर देंगे, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट है प्रॉपर्टीज ऑफ कोलोइडल सॉल्यूशन, ठीक है। सबसे पहली है कोलिगेटिव प्रॉपर्टी, ये शो करते हैं। कोलिगेटिव प्रॉपर्टी कौन सी होती है,
ऑस्मोटिक प्रेशर, लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट एंड एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। ठीक है, नेक्स्ट है टिंडल इफेक्ट। टिंडल इफेक्ट सिंपली क्या होता है, स्कैटरिंग ऑफ लाइट। नेक्स्ट है ब्राउनियन मूवमेंट। देखो इनको थोड़ा सा ऐसे समझा करो कि बहुत सारे एक जैसे चार्ज है ना, मान लो ये है, ये भी पॉजिटिव चार्ज है और ये भी पॉजिटिव चार्ज है। अब इन दोनों पे बिल्कुल सेम चार्ज है तो ये एक दूसरे को रिपेल करेंगे। तो कुछ इसी तरीके से कोलोइडल सॉल्यूशन होते हैं ना, तो ये क्या करेंगे, रिपेल करेंगे एक दूसरे को। तो क्या करेंगे, जिगजैग मूवमेंट करेंगे, इधर उधर इधर उधर, उसी को बोलते हैं ब्राउनियन मूवमेंट। नेक्स्ट है कोएगुलेशन। कोएगुलेशन तो पता है ना, जैसे ब्लड कोएगुलेशन तो ही समझ ले, प्रोसेस ऑफ सेटलिंग, कि जो पार्टिकल इधर उधर घूम रहे थे वो एक जगह पे सेटल हो जाएं, उसी को बोलते हैं कोएगुलेशन। नेक्स्ट है चार्ज। जैसे मैंने अभी बोला कि सभी पार्टिकल्स पे बिल्कुल सेम चार्ज होगा तो वो एक दूसरे को रिपेल करेंगे, इधर उधर भागेंगे। नेक्स्ट है कलर। अब कलर किस पे डिपेंड करेगा, जो ये स्कैटरिंग ऑफ लाइट थी तो जो लाइट होगी उसकी वेवलेंथ जो होगी उस पे डिपेंड करेगा कलर, है ना, जितनी वेवलेंथ उस हिसाब का कलर आ जाएगा। अब देखो एक टॉपिक आता है प्रोटेक्शन ऑफ कोलॉइड्स। इसमें सिंपली क्या है, देखो हमने किया था कि लायोफोबिक जो कोलॉइड होते हैं वो अनस्टेबल होते हैं और लायोफिलिक जो होते हैं वो स्टेबल होते हैं। तो ये अनस्टेबल थे तो हम इनको प्रोटेक्ट करेंगे किससे, लायोफिलिक कोलॉइड से। लायोफोबिक कोलॉइड्स आर प्रोटेक्टेड बाय लायोफिलिक कोलॉइड। ठीक है, अब देखो इसकी प्रोटेक्शन के लिए जितनी कम अमाउंट में ये हमें डालना पड़े उतनी अच्छी बात है। तो इसके रिलेटेड भी एक कंसेप्ट आता है गोल्ड नंबर का। सिंपल सी बात है, जितना कम ये डालना पड़ेगा उतनी अच्छी बात है, उसी को बोलते हैं गोल्ड नंबर। और गोल्ड नंबर क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू प्रोटेक्टिव पावर, है ना। सिंपल सी बात है, जितना कम गोल्ड नंबर मतलब जितना कम ये हमें डालना पड़ेगा उतनी ज्यादा उसकी स्ट्रेंथ है, उतनी ज्यादा उसकी प्रोटेक्टिव पावर है। ठीक है।